प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सत्र 2021-22 में जो रिज़ल्ट तैयार होगा कक्षा 9वीं से 12वीं का, तो उसके लिए क्या क्या नियम हैं। 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट तो बोर्ड से जारी होगा, लेकिन 9वीं और 11वीं का जो रिज़ल्ट है वो किस आधार पर तैयार किया जाएगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है एजुकेशन कोड के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उपनियमों एवं समय समय पर जारी संशोधनों परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011-12 से निम्न नियम प्रसारित किए जाते हैं। ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाएंगे तथा राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की गृह परीक्षा पर लागू होंगे। मतलब 10वीं और 12वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रथम प्रख, द्वितीय प्रख वो आयोजित होते हैं, उनके ऊपर लागू होंगे। और 9वीं और 11वीं की जो गृह परीक्षा होती है उनके ऊपर लागू होंगे। तो सामान्य नियम, परीक्षा प्रवेश योग्यता। सबसे पहला तो है इसमें प्रवेश परीक्षा योग्यता क्या होगी, तो कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे जिन्होंने किसी भी राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यंत अध्ययन किया हो। आगे है कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाएगा जिसने कम से कम 2 लिखित सामयिक परखें दी हो, कम से कम 2 लिखित सामयिक परखें या 1 लिखित परख और 1 अर्धवार्षिक परीक्षा दी हो। जिस परीक्षा परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ हो उसके कारणों को प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया हो। बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नियम लागू होंगे। आगे उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता। जो उपस्थिति होती है वो कितनी होगी, 9 और 11 तक के जो नियमित छात्रों की उपस्थिति गणना है, जो विद्यालय सत्रारंभ जो होता है, विद्यालय अपने का जो सत्र आरंभ होता है उस तिथि से नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि से, जो जैसे मान लो पिछली कक्षा से अगली कक्षा में 8वीं से 9वीं में आए हैं उनकी तो जिस दिन से सत्र प्रारंभ होगा उसी से उपस्थिति गणना होगी। और जो नए विद्यार्थी हैं जो एडमिशन ले रहे हैं तो जिस डेट को एडमिशन लेंगे उस तारीख से, उस तिथि से उनकी उपस्थिति की गणना होगी। आगे है फिर इसमें वहाँ से लेकर कब तक वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जाएगी। जहाँ जैसे कोई नया 8वीं से 9वीं में आया है तो 8वीं क्लास से 9वीं में जिस दिन प्रवेश हुआ उसका जिससे अगला सत्र शुरू हुआ उस दिन से लेकर के जब वार्षिक परीक्षा होगी तो परीक्षा पूर्व तैयारी जो अवकाश दिए जाते हैं उससे पहले तक। और 10वीं और 12वीं में अध्ययन विद्यार्थियों की उपस्थिति की गणना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के नियमानुसार होगी। कक्षा 9 और 11 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के 7 दिन के बाद से की जाएगी। आगे अब इसमें आएगा कि भाई उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, तो उपस्थिति होनी चाहिए 75%, 75%। यदि विद्यार्थी से अगर मान लिया कोई विद्यार्थी दूसरे स्कूल से एडमिशन ले रहा है और लेट एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, पिछले स्कूल से जिसमें उसका नाम था, जहाँ से टीसी लेके आया है, वहाँ की अटेंडेंस उसको मंगवा लेंगे, भी कितनी अटेंडेंस है उसकी, तो वो उसमें जोड़ लेंगे। आगे है अगर मान लो उसमें ऐसा लगता है कि इसकी उपस्थिति कम रहेगी पिछले वाले स्कूल से, उसमें भी गया ही नहीं, उसमें भी प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसके लिए प्रवेश ही नहीं दे उसको। ठीक। अगला है परिणाम विलंब से हो तो 10 दिन के अंदर अंदर, अगर मान लो कोई जैसे 11वीं क्लास में एडमिशन ले रहे तो 10वीं का जो सप्लीमेंट्री पेपर होते हैं, पूरक परीक्षा होती है, उनके परिणाम जो घोषित होता है उसके 10 दिन के अंदर विद्यार्थी को प्रवेश लेना चाहिए और उसी दिन से उसकी उपस्थिति की गणना
की जाएगी। आगे देखो, ये नियम पढ़ लेना, काम के नियम में बहुत है। अभी वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के विद्यार्थियों के लिए कुल कार्य दिवसों तथा छात्रों में प्रवेश उपरांत कुल कक्षा मीटिंग के अनुसार निम्नानुसार उपस्थिति रहना अनिवार्य है। 9वीं 11वीं में है 75%। इसमें अब कुछ छूट, वो छूट क्या दे सकते हैं? यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रुग्णावस्था के कारण अनुपस्थित रहा है तो विद्यालय के कुल दिवसों के प्रतिशत न्यूनतम के आधार पर विद्यार्थी को निम्न प्रकार से मुक्त करके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं। 9 और 11 में 30 मीटिंग 30 की है ये, और कार्य दिवस कितने हो जाएंगे फिर? 15 दिन की उपस्थिति का लाभ। आगे है, इसमें ये नियम है, पढ़ लेना है पूरे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप उसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे परीक्षा तैयारी अवकाश, बात आती है कि परीक्षा तैयारी अवकाश कितने दिनों का होता है। 10वीं 12वीं के बोर्ड के लिए तो पेपर शुरू होने से 14 दिन पहले 14 डेज बिफोर एग्ज़ाम स्टार्ट, और अपनी जो लोकल पेपर क्लासें हैं जैसे 9वीं और 11वीं, तो इनमें 2 दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश होता है। कितने दिन का? 2 दिन का। और 10वीं 12वीं में 14 दिन का पूर्व तैयारी अवकाश दिया जाएगा, जिसमें भी प्रथम 7 दिवसों में विद्यार्थी हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन इस ढंग से किया जाए ताकि परीक्षा के अंदर अधिकतम शैक्षणिक उपलब्धि हो सके। आगे है प्रश्न पत्र व्यवस्था। जो ये संयुक्त प्रश्न में प्रश्न पत्र लिखाकर या श्यामपट्ट पर अंकित करवाए जा सकते हैं, और अगर विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है तो कार्बन पेपर से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा है तो कंप्यूटर से टंकित करवाकर छायाप्रति दी जा सकेगी। कक्षा 9वीं और 11वीं की ये जिला समान अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है वो जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत होती है, और वो मुद्रित प्रश्न पत्र ही उपयुक्त परीक्षाओं के लिए काम में लिए जाएँ। पिछले सालों के अगर कोई पेपर हैं तो उनको काम में नहीं लिया जाए। समस्त प्रकार की मान्यता प्राप्त गैर राजकीय शिक्षण संस्थानों को भी जिला समान परीक्षा योजना के तहत प्रश्न पत्र लेने अनिवार्य है। सामयिक परख एवं परीक्षाएं, इनके बारे में दिया हुआ ये जो अपने फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट होते हैं, इनके बारे में 2 परीक्षाएं होती हैं सत्र में। विभागीय पंचांग में प्रदत्त अर्धवार्षिक परीक्षा 9 से 12 और वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 और 11 की। नोट लिखा है कक्षा 9 से 12 अर्धवार्षिक परीक्षा एवं कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षा शिविरा पंचांग में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाए। परीक्षा परिणाम की घोषणा संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर अवलोकन करवाया जाए और सूचना पट पर लगाया जाए। पूर्णांक विभाग द्वारा जारी मूल्यांकन योजना के अनुसार होंगे। बोर्ड माध्यमिक शिक्षा के 10वीं 12वीं बोर्ड कक्षाओं के लिए तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो निर्देश और नियमानुसार निर्धारित होंगे। उत्तीर्ण नियम विद्यार्थियों की उनकी सामयिक परखों की अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा योग को मिलाकर एक सामयिक परख अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किए हों। कितने हैं पास होने के लिए? न्यूनतम 36% अंक। साथ में कंडीशन है, परंतु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। ये इसको पूरा पढ़ लेना है, डिटेल में दिया हुआ है सब। और आगे है इसमें रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, इसके बारे में दिया हुआ है। फिर है कृपांक, ये काम की चीज़ आपके लिए। अगर कोई विद्यार्थी है मान लो एक विषय में फेल हो गया है, कितने विषय में फेल हो गया? एक विषय में, तो उसको उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% कृपांक दिए जा सकते हैं। अधिकतम 5% दिए जा सकते हैं। अगर मान लो कोई विद्यार्थी 2 विषयों में फेल हो गया तो उसको उसके पूर्णांक उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 2% कृपांक दिए जा सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। लेकिन रुग्णावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक दे नहीं होंगे। श्रेणी निर्धारण नियम देखना, 60% या उससे अधिक है तो प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन, 48% या उससे अधिक परंतु 60% से कम है तो सेकंड डिवीजन,
द्वितीय श्रेणी 36% व उससे अधिक परंतु 48% से कम है तो थर्ड डिवीजन तृतीय श्रेणी। 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता मानी जाएगी। आगे है इसमें, इन सबको पढ़ लेना है अच्छे से पूरी डिटेल में। ये सारे नियम आपको अगर चाहिए तो PDF के रूप में मिल जाएंगे आपको। फिर है पूरक परीक्षा के नियम है, ये पूरक परीक्षा क्या हो, कैसे करना है, ये सब परीक्षा का आयोजन, पूरक परीक्षा को आगे से फिक्स होगी डेट, उसी डेट को आयोजित होगी। और परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क कक्षा 9 और 11 के लिए 20 रुपये प्रति विषय है। पुनः परीक्षा नियमित विद्यार्थियों के लिए। पात्रता, परीक्षा आयोजन, पुनः परीक्षा उन्हीं तिथियों में आयोजित है जिन तिथियों में पूरक परीक्षा आयोज्य होगी। पुनः परीक्षा का है 20 रुपये प्रति विषय चार्ज। पुनः परीक्षा शुल्क भी कितना है, 20 रुपये प्रति विषय। परीक्षा परिणाम, सामयिक परखों, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। जिन विषयों में विद्यार्थी ने पुनः परीक्षा दी है उन विषयों में कृपांक का अधिकारी नहीं होगा। शेष विषयों में नियम 5 के अनुसार कृपांक का अधिकारी होगा। उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा क्या है। प्रत्येक सामयिक परख एवं अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिखावी जाएं। ये विद्यार्थियों को दिखाई जानी है। प्रथम परख और अर्धवार्षिक सभी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यालय आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखा जाए। जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं सभी परीक्षार्थियों की, उनको जो आगामी सत्र आएगा तब तक उनको सुरक्षित रखना है। पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा विद्यालय के परीक्षण के अवसर पर उक्त रिकॉर्ड का निरीक्षण किया जावे। और ये अन्य नियम दिए हुए हैं, इन सबको अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। PDF मिल जाएगी कंप्लीट आपको। पुनरावलोकन में केवल निम्नलिखित बातों की जांच सम्मिलित होगी। सभी प्रश्न जांचे गए हैं या नहीं, अंकों का योग सही है या नहीं। ऐसे पुनरावलोकन के सभी मामलों का निर्णय पूरक परीक्षा से पूर्व हो जाना चाहिए। प्रगति पत्र की दूसरी प्रति 20 रुपये शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी, जिस पर द्वितीय प्रति अंकित करना जरूरी है तथा स्थायी अभिलेख में भी इंदराज किया जावे। कोई भी छात्र अन्य छात्र की जांची हुई सामयिक परख या अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका देखने के लिए संस्था प्रधान से लिखित में अनुमति प्राप्त कर प्रति विषय 10 रुपये की दर से शुल्क जमा करवाकर संस्था प्रधान के समक्ष ऐसी उत्तर पुस्तिका देख सकेगा। यदि उक्त छात्र या उसके अभिभावक द्वारा उत्तर पुस्तिका को नुकसान पहुंचाया जाता है तो संस्था प्रधान उसके विरुद्ध थाने में प्रथम सूचना दर्ज करवाकर प्रतिनिधि अपने नियंत्रण अधिकारी को देगा। फिर ये नीचे हैं स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए। अगर परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग के बारे में क्या क्या, अगर कुछ कागज़ मिल गया, अवांछित सामग्री है आपके पास, तो क्या क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में है, ये डिटेल है पूरी। तो जो विक्षक होगा वहाँ पेपर लेने वाला वो तलाशी कर सकेगा और उसको अगर कुछ पकड़ में आ जाता है अवांछित सामग्री तो उसको लेकर के उसके ऊपर हस्ताक्षर करवा करके और दूसरी उसको उत्तर पुस्तिका दे देगा जिससे उसके अंदर प्रश्नों के उत्तर लिख ले। यदि परीक्षार्थी स्पष्टीकरण देने या सामग्री पर हस्ताक्षर करने इनकार करे या परीक्षा केंद्र से भाग जाए तो विक्षक आसपास बैठे हुए परीक्षार्थियों से उस पर हस्ताक्षर करवा लेवे। उक्त सामग्री पर परीक्षार्थी विक्षक एवं पर्यवेक्षक सुपरवाइजर तथा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कर सीलबंद कर विद्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये भेजी जाएंगी, ये सब है इसके अंदर डिटेल में, कंप्लीट डिटेल है ये कि इसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी। सीनियर माध्यमिक विद्यालयों के लिए गठित संबंधित संस्था प्रधान, परीक्षा प्रभारी, संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत संस्था का वरिष्ठतम शिक्षक, ये सब दिया हुआ है इसमें। दंड क्या होगा, प्रकरण की गंभीरता के अनुरूप समिति निम्न में से किसी एक दंड को दे सकेगी। जिन विषय में यह पाया जाए कि नकल की सामग्री लाई तो गई थी परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया, ऐसे मामले में प्राप्त अंकों में से 10% अंक कम कर दिए जाएंगे। अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर प्रथम उत्तर पुस्तिका को निरस्त कर दूसरी उत्तर पुस्तिका के आधार पर जांच की जाएगी। दोषी परीक्षार्थी के उस प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी
जाएगी। ये था इसके अंदर। परीक्षा की संपूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। जहाँ विस्तृत पैमाने पर नकल की गई थी वहाँ पर जिस प्रश्न पत्रों से संबंधित हो वह परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। जहाँ कहीं ऐसे दोष में किन्हीं शिक्षक अथवा कर्मचारी की लिप्त होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत तत्काल कार्यवाही सक्षम अधिकारियों को प्रस्तावित की जावे। ये अन्य नियम हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके।